प्यारे विद्यार्थियों, 1555 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना की गई, परंतु हुमायूं ज़्यादा दिनों तक शासन न कर सका। जनवरी 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई और हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में अगला मुगल बादशाह अकबर बना। अकबर केवल मुगल शासकों में ही नहीं अपितु मध्ययुगीन भारतीय शासकों में श्रेष्ठ था। मुगल साम्राज्य को भारत में स्थापित करने, उसका विस्तार एवं स्थायित्व प्रदान करने में अकबर का महत्वपूर्ण रोल था। अकबर के द्वारा शासन एवं राजस्व व्यवस्था में जिन उदार सिद्धांतों का प्रयोग किया गया, उनके कारण अकबर को विश्व के महान शासकों में गिना जाता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में सिंध के अमरकोट नामक स्थान पर राजा वीरसाल के यहाँ हुआ था। अकबर का जब जन्म हुआ था तब हुमायूं की परिस्थितियाँ बहुत विकट थी। दिल्ली और आगरा का राज्य छिन जाने के पश्चात हुमायूं पुनः राज्य की प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहा था और इसी प्रयास में अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ उसने आश्रय पाया था। हुमायूं अमरकोट के शासक वीरसाल के सहयोग से जब सिंध के ठट्टा और उसके आसपास के क्षेत्र को जीतने के प्रयास में था, उसी समय मार्ग में अकबर के जन्म की सूचना हुमायूं को मिली। परंतु उस समय हुमायूं की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और खुशी का समाचार पाकर भी हुमायूं को अपने अनुचरों को देने के लिए, अपने विश्वस्त सरदारों को देने के लिए इनाम के रूप में कुछ भी नहीं था। ऐसे समय हुमायूं के द्वारा एक तस्तरी में कस्तूरी मंगवाई गई और अपने सरदारों में ये कहकर बंटवाई गई कि जिस प्रकार से इस कस्तूरी की सुगंध पूरे खेमे में फैल रही है, उसी प्रकार एक दिन मेरे पुत्र की यश और कीर्ति पूरे विश्व में फैलेगी। इस प्रकार हुमायूं के द्वारा खुशी प्रकट की गई। अकबर का बचपन का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और इस प्रकार से अकबर का बचपन कठिनाइयों के दौर से शुरू हुआ। हुमायूं को सिंध को प्राप्त करने में असफल हुआ, वहीं दूसरी ओर उसके सैनिकों के द्वारा वीरसाल के सैनिकों से लड़ाई करने के कारण हुमायूं को वीरसाल का आश्रय भी छोड़ना पड़ा और जब हुमायूं फारस जाने के प्रयास में था, उस समय हुमायूं के ऊपर अस्करी का आक्रमण हुआ और हुमायूं जल्दबाजी में अपने 1 वर्षीय पुत्र को वहीं छोड़कर अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम के साथ फारस जाने में सफल हुआ। परंतु यहाँ पर अकबर अपने पिता के साथ से बिछड़ गया। अस्करी के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ और हुमायूं जब फारस के शासक के सहयोग से पुनः काबुल और कंधार को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत था, ऐसे समय में कामरान के द्वारा अकबर को, जो कि उस समय बालक था, कंधार के किले की दीवार पर लटका दिया गया ताकि हुमायूं की आग बरसाती हुई तोपों से कंधार को बचाया जा सके। परंतु वहाँ भी अकबर के भाग्य ने उसका साथ दिया और इस प्रकार के संकट से अकबर बच गया और जब कंधार पर हुमायूं का अधिकार हो गया, तब पिता और पुत्र का पुनः मिलन हुआ। हुमायूं के द्वारा अकबर की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की गई, परंतु अकबर की साहित्यिक शिक्षा में बिल्कुल रुचि नहीं थी, वर्णमाला को जानने में बिल्कुल रुचि नहीं थी और
अकबर इस क्षेत्र में कुछ भी प्रगति नहीं कर सका, अर्थात अकबर निरक्षर था। वहीं सैनिक शिक्षा के क्षेत्र में अकबर की बहुत रुचि थी। घुड़सवारी करना, तलवार चलाना और विभिन्न प्रकार के सैनिक शिक्षा में अकबर ने कुशलता हासिल की। और जब हुमायूं भारत को पुनः जीतने के लिए प्रयासरत था, उस समय अकबर के द्वारा भी हुमायूं का साथ दिया गया और पंजाब जीत लेने के बाद अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया गया और अकबर का संरक्षक बैराम खां को नियुक्त किया गया। बैराम खां के संरक्षण में अकबर जब पंजाब में सिकंदर शाह सूर के विरुद्ध अभियान में लीन था, उसी समय 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के समाचार पंजाब पहुँचे और बैराम खां के द्वारा वहीं कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। इस प्रकार प्रारंभिक संकटों से जूझते हुए, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अकबर बादशाह बना, परंतु बादशाह का ताज भी अकबर के लिए कांटों के ताज के समान सिद्ध हुआ। बहुत सारी चुनौतियां अभी भी अकबर के सामने खड़ी थी, जिनमें सबसे पहली चुनौती की अगर बात करें तो दुर्बल आर्थिक स्थिति, क्योंकि हुमायूं पुनः भारत को जीतने में सफल हो गया, परंतु उसके हाथ रिक्त राजकोष लगा। यहाँ तक कि राजस्व वसूली के लिए भी हुमायूं को सैनिक अभियान करने पड़ते थे और इस प्रकार से दुर्बल राजकोष अकबर के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी तरफ सूर्य राजवंश के उत्तराधिकारियों का अभी तक पूर्ण सफाया नहीं हो सका था। पंजाब में सिकंदर शाह सूर और मध्य भारत में इब्राहिम शाह सूर, बंगाल और बिहार में आदिल शाह सूर के नेतृत्व में अफगान एकत्रित हो रहे थे और मुगलों के खिलाफ विद्रोह में लीन थे। साथ ही साथ मुगल सरदारों की महत्वाकांक्षा भी अकबर के लिए एक बड़ी चुनौती थी। शाह अब्दुल माली, जिसको हुमायूं के द्वारा फरजंद की उपाधि दी गई थी, अर्थात पुत्र की उपाधि दी गई थी, अकबर के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ, अर्थात वो अकबर को बादशाह के रूप में नहीं देखना चाहता था। इसी प्रकार बदख्शां के सूबेदार मिर्ज़ा सुलेमान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और साथ ही साथ काबुल के ऊपर आक्रमण भी किया ताकि काबुल के ऊपर भी अधिकार किया जा सके, हालांकि इसमें उसको सफलता नहीं मिली। तो इस प्रकार से मुगल सरदार भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए अकबर की विकट परिस्थितियों का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रयासरत थे। साथ ही साथ बढ़ती हुई राजपूत शक्ति भी अकबर के लिए एक बड़ी चुनौती थी। मारवाड़ का शासक मालदेव पुनः मारवाड़ का राज्य प्राप्त कर चुका था और अपनी शक्ति और साम्राज्य को बढ़ाने में लगा हुआ था। इसी प्रकार से मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर के शासक भी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए थे और पुनः स्थापित मुगल राज्य को बचाने के लिए इन राजपूतों के ऊपर नियंत्रण भी बनाना अकबर के लिए बहुत जरूरी था। परंतु इसी समय सबसे बड़ी चुनौती हेमू के द्वारा अकबर के सामने पेश की गई, जो कि आदिल शाह सूर का प्रमुख सेनापति था और अपनी विजयों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका था। आदिल शाह के सेनापति के रूप में हेमू के द्वारा 24 युद्ध लड़े गए और उनमें से 22 युद्धों में उसने विजय प्राप्त की थी। और चूंकि हुमायूं के मृत्यु के बाद उत्पन्न अव्यवस्था का फायदा उठाते हुए हेमू के द्वारा ग्वालियर से आगे बढ़कर आगरा के ऊपर आक्रमण किया गया और इस समय आगरा में सिकंदर खां के द्वारा
व्यवस्था बनाई हुई थी, परंतु सिकंदर खां वहाँ से भागकर दिल्ली चला गया और आगरा के ऊपर हेमू का अधिकार हो गया। हेमू के द्वारा आगरा से आगे बढ़कर दिल्ली पर आक्रमण किया गया और दिल्ली की सुरक्षा हेतु नियुक्त तारदी बेग के द्वारा हेमू का सामना किया गया, परंतु तारदी बेग पराजित हुआ और पंजाब की तरफ भाग गया। इस प्रकार हेमू के द्वारा आगरा और दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया गया और उसने दिल्ली में अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और साथ ही साथ उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां व्यक्ति था। इस प्रकार की स्थिति में अकबर को उसके विश्वस्त सरदारों के द्वारा वापस काबुल लौट जाने की सलाह दी गई, परंतु अकबर और उसके संरक्षक बैराम खां के द्वारा हेमू का मुकाबला करने का निश्चय किया गया और पंजाब से दिल्ली की तरफ आगे बढ़े और अंततः हेमू और अकबर के मध्य एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसको इतिहास में पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रहे, पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था और यहाँ पर पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हो रहा है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। हेमू के द्वारा अपना तोपखाना एक साधारण सुरक्षा में आगे भेजा और पीछे सेना सहित पानीपत की तरफ आगे बढ़ा। पानीपत का मैदान हरियाणा में स्थित है और अकबर के सैनिकों के द्वारा हेमू के तोपखाने पर अधिकार कर लिया गया और हेमू बिना तोपखाने के ही अकबर की सेना पर तीव्र आक्रमण करता है और हेमू का आक्रमण इतना भयानक था कि अकबर की सेना में खलबली मच जाती है, परंतु युद्ध के दौरान दुर्भाग्य से हेमू के आंख पर तीर लगता है और हेमू हाथी के हौदे से नीचे गिर जाता है, अर्थात युद्ध के दौरान हेमू घायल हो गया और भागने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया और अंत में हेमू को मृत्युदंड दिया गया। इस प्रकार से पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर विजय हुआ और दिल्ली और आगरा पर अकबर का अधिकार हो गया। इस प्रकार से काबुल, बदख्शां, पंजाब और दिल्ली और आगरा तक का क्षेत्र अकबर के नियंत्रण में आ गया। उसके बाद में अकबर ने बैराम खां के संरक्षण में अपने अन्य विद्रोहियों को कुचलने का कार्य किया, जिसमें सूरवंश के तमाम उत्तराधिकारियों की समाप्ति 1559 तक की गई। सिकंदर शाह, जो पंजाब और उसके आसपास में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाए हुए था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी प्रकार आदिल शाह, जो कि बंगाल और बिहार में प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा था, उसको बंगाल के सरदार खिजर खां के द्वारा हत्या कर दी गई। इसी प्रकार इब्राहिम शाह सूर उड़ीसा की तरफ भाग गया और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार सूरवंश के उत्तराधिकारी जो राज्य अधिकार पर दावा कर रहे थे, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो गए। इसी प्रकार अकबर के द्वारा 1556 से 1560 ईस्वी तक बैराम खां के संरक्षण में शासन किया और बैराम खां ही वह व्यक्ति था जिसने अकबर की प्रारंभिक समस्याओं का अंत कर दिया और पुनः दृढ़ता के साथ मुगल राजवंश को स्थापित कर दिया। परंतु सरदारों द्वारा अकबर को भड़काए जाने के कारण या राजपरिवार के सदस्यों के द्वारा अकबर को भड़काए जाने के कारण बैराम खां को शासन से दूर कर दिया गया और उसके बाद में 1560 से 1564 ईस्वी तक अकबर के शासन पर मुगल हरम का प्रभाव रहा। इस कारण से इस काल को पर्दा शासन या पेटिकोट सरकार के नाम से भी जाना
जाता है, परंतु चूंकि अकबर अब वयस्क हो चुका था और स्वयं के निर्णय खुद ले सकता था, और चूंकि अकबर बहुत ही महत्वाकांक्षी और तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति था, इस कारण से धीरे धीरे उसने संपूर्ण शासन अपने हाथ में ले लिया और यहीं से उसने साम्राज्य विस्तार की शुरुआत की, जिसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे, अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में। धन्यवाद।